ऐसे में विकसित भारत के सपने को पूरा करने में कैसे बिहार अपनी भूमिका निभाएगा, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएंगे न्यूज 18 इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ सिन्हा। सम्राट चौधरी जी, स्वागत है न्यूज 18 इंडिया में सबसे पहले आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मौका दिया न्यूज 18 पर आने का। नवरात्रा शुरू हो चुका है और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हम लोग चुनावी आहट अब शुरू कर दें इस मंच से। हम तो 5 वर्ष चुनाव में ही रहते हैं। एक चुनाव खत्म होता है, अभी कल ही जो है प्रचार खत्म हुआ है हरियाणा का, फिर से अब दूसरा झारखंड के चुनाव की ओर बढ़ चुके हैं। इसलिए पूरा देश चुनाव में ही रहता है। चुनाव में विकास की चर्चा कम होती है, चुनाव की चर्चा ज्यादा होती है। सम्राट जी, 2005 में लालू जी को अपदस्थ किया था पीसी गठबंधन ने। बीच में कुछ अड़चने आई, कुछ इधर हुआ मामला, कुछ उधर हुआ मामला, लेकिन अब लगता है कि अब सब कुछ सेटल्ड है। 2025 का पूरा मामला सेटल्ड है। यही गठबंधन रहेगा, यही नेतृत्व रहेगा, आप लोग जीतेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी, समता पार्टी पहले था, फिर जनता दल यूनाइटेड हुआ। ये 1996 में पहली बार गठबंधन का स्वरूप हुआ। और क्योंकि मैं उसी समय से काम कर रहा हूं, 95 में एक जेल यातना के माध्यम से मैं बिहार की राजनीति में आया, तो 96 से मैं देख रहा हूं कि गठबंधन के स्वरूप बिहार में जनता ने एक्सेप्ट किया और इसको नेचुरल अलायंस माना। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जौहर साहब की जोड़ी देश को आगे ले जा रही थी। फिर बिहार के विकास में आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार बढ़ने लगा। जहां तक आपने देखा होगा 2005 के बाद चीजें पूरी तरह ड्रास्टिक चेंज हुए। बिहार में सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, गांव में बिजली नहीं था, गांव में पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं था, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थे, कोई कंसेप्ट नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जिसको हम दिखा सकें। आज मैं जरूर ये कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम अपने संसाधन पर बिहार को आगे खड़ा करने में कुछ सफल हो पाए हैं। और प्रधानमंत्री ने भी पहले ऐलान किया था और इस बार बजट में भी कम से कम 60,000 करोड़ का बजट बिहार के लिए रखा गया है। तो कितना अपना अपना काम कर पाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा इसमें तवज्जो दी गई है बिहार को। बिहार में कोई पैसे की कमी नहीं है। 2,78,000 करोड़ का हम बजट पेश किए हमने 2024 के मार्च में। हमारा संसाधन बहुत कम है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। हम मात्र 52,000 करोड़ रुपया अपने संसाधन से दे पाते हैं। रेस्ट या तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इनकम टैक्स से, सेंट्रल असिस्टेंट से, या ग्रांट के तौर पर भारत सरकार हमें देती है, जो एक बड़े अमाउंट के तौर पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपया से अधिक हमारे बजट में हमको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देने का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे हाईवेज हैं, जैसे अभी एक्सप्रेसवे की कल्पना, पहली बार बिहार में 4 एक्सप्रेसवे की कल्पना की गई और इसमें भी आप देखेंगे कि मोटा मोटी 50,000 करोड़ से अधिक राशि खर्चा होने वाला है। हम एयरपोर्ट्स बना रहे हैं। मेरे लिए, हम लोगों के लिए लंबे समय से ये चिंता का विषय रहा कि एक पटना एयरपोर्ट था जिसका रनवे उसका भी छोटा, बाद में बीटा के एयरपोर्ट के रनवे को बढ़ाने के लिए भी मैं भी वहां गया देखने के लिए। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसकी समीक्षा की है, तो उनको भी लगा कि यदि हम ट्रांसपोर्टेशन में इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे तो बिहार के लिए ये मील का पत्थर साबित नहीं होगा। क्योंकि जो पटना एयरपोर्ट है वो 7,000 फीट है और बीटा का जो अभी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वो 8,000 फीट का है।
तो इसमें हम पूरी तरह ट्रांसपोर्टेशन का काम, जो आर्थिक रूप से समृद्ध हो बिहार, उसका इंटरनेशनल मार्केट में जाने का रास्ता नहीं खुलेगा। इसलिए वहां पर हम लोगों ने आग्रह किया मुख्यमंत्री जी से, तो नीतीश कुमार जी ने आदेश भी दिया है कि उसको 12,000 फीट जो स्टैंडर्ड मानक है, जहां बोइंग हमारे एयरवेज उतर सकते हैं, हमारे कार्गो सिस्टम चालू हो सकते हैं, और 2 एयरपोर्ट हम लोग अपने राज्य सरकार के द्वारा, भागलपुर और राजगीर, ये दोनों एयरपोर्ट को भी 12,000 फीट हम बनाने का निर्णय लिए हैं। रक्सौल हम नया बना रहे हैं, पूर्णिया हम नया बना रहे हैं। ये सारे जगह पर भारत सरकार का बड़ा सहयोग हमें मिल रहा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बिजनेस हब भी बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल है, हम बाहर बेचते हैं, हमारे पास अपना यदि मार्केट होगा तो हम ज्यादा आर्थिक रूप से समृद्ध हो पाएंगे। सम्राट जी, एक आप वित्त मंत्री भी हैं और 2 चीज़ें बड़ी प्रकाश में आती हैं जो सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़े भी बताते हैं। एक तो प्रति व्यक्ति आय जो है हमारे राज्य में काफ़ी कम है, दूसरा यह है कि राज्य लगातार कर्ज में डूबा जा रहा है। अगर एक 2015 में बात करें तो 99,398 करोड़ रुपया कर्ज था, अब कर्ज बढ़कर 3,19,618 करोड़ हो गया है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। कहाँ पे कर्ज लेना ये अपराध नहीं है, कर्ज ना चुकाना अपराध है। और यदि हम कर्ज लेकर बिहार के विकास में खड़े हो रहे हैं, हम नाबार्ड से 3,000, 4,000 करोड़ रुपया, 5,000 करोड़ रुपया, वर्ल्ड बैंक से 10,000, 20,000 करोड़ रुपया लेने का काम करते, तो बिहार के विकास के लिए और रीपेमेंट का कंसेप्ट हमने बनाया है। रीपेमेंट हम दे रहे हैं, हम 15,000, 20,000 करोड़ रुपया प्रत्येक साल रीपेमेंट करते हैं। इसलिए यह दिक्कत नहीं है, कर्जा तो लेना होगा ही। बिहार के को आर्थिक रूप से खड़ा करने के लिए हमको इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, आर्थिक रूप से भी समृद्ध होना पड़ेगा, और रीपेमेंट के कंसेप्ट को भी खड़ा करना पड़ेगा। इसलिए लोन लेना कभी भी अपराध नहीं है। लोन लेकर सो जाना अपराध है, लोन लेकर कर्जा चुकाना यह तो सुखद पल है। हम पूरी तरह बिजनेस को खड़ा कर रहे हैं। ये हमारे मेरे पिताजी 90 वर्ष के हैं। आप समझिए, उनको यदि पता चल जाए कि मैंने 5 लाख रुपया भी लोन लिया है, तो वो अपने पेंशन के पैसे से उसको समाप्त करा देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। उनके यहाँ जिस समय वो राजनीति किए या जो दौर उन लोगों ने देखा आजादी से लेकर अभी तक, वहाँ लोन एक अपराध था। लेकिन आज लोन यदि हम नहीं लेंगे तो आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे होंगे? इसलिए इसको तो और बढ़ाना होगा। यदि आज 3 लाख रुपया लोन है, इसको और बढ़ाएंगे। आप लोग सुनने में काफी इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं आप लोग कई राज्यों में जाकर। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार के पास कुछ बचा नहीं था, सारा मिनरल वेल्थ जो था बिहार का झारखंड में चला गया। उद्योग धंधे पनप नहीं रहे थे। अब हम लोग होटल में बैठे हैं, अब लग रहा है कि सालों के बाद पटना में पहली बार हम 5 सितारा होटल में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। तो ये सुखद संयोग ही है ना? नहीं, एकदम। आगे भी अगले 2 साल में आपको और 3 5 स्टार होटल हम लोग पटना में हम लोगों ने प्लान किया है, और हम जमीन उपलब्ध करा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर पटना आज से 2000 वर्ष पहले इतिहास के पन्ने में गोल्डन एरा देने वाला ये राजधानी था। तो ऐसे परिस्थिति में हमको यदि देश को समृद्धि की ओर ले जाना है तो बिहार को भी समृद्धि देना होगा। और सब लोग ये समझ चुके हैं। जैसे जीएसटी आया, आप सोचिए कि जीएसटी के पहले हमारा कोई महत्व नहीं था, हम बिहारियों का कोई महत्व नहीं था। 2 हमारे अभिशाप थे, एक कोसी या जो नॉर्थ बिहार में जितनी बड़ी नदियां जो नेपाल के तराई से आता है और पूरे नॉर्थ बिहार में पूरा विध्वंस मचाकर, तबाही मचाकर चला जाता है। तो उसको आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से जब सरकार बनी, तो आप समझिए कि
1,96,000 क्यूसिक पानी छोड़े गए थे नेपाल से 2008 में, और पूरा सहरसा हमारा डूब गया था। आज लगभग 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए। इसके बावजूद सिर्फ 20 पंचायत में पानी हमारे यहां है। हम कितना बदलाव कर चुके हैं। अभी हम 5 बराज बनाने जा रहे हैं। 6ठा बराज के लिए मैंने अभी आग्रह किया है देश के प्रधानमंत्री जी से और जल शक्ति मंत्री जी से कि कोसी का बराज जो नेपाल साइड में, उसको अब इंडिया साइड में भी अपना बनाना चाहिए। अपना बनाकर उस पर एक आधुनिक डैम के तौर पर स्थापित किया जाए। दूसरा, हमारी कमजोरी हमारी आबादी। आज आप जानकर आश्चर्य होगा कि इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इस सब को हम पार कर चुके हैं। दुनिया के डेंसेस्ट पॉपुलेशन बिहार है, 14 करोड़ की आबादी है, और लगभग झारखंड के बराबर हमारा क्षेत्रफल है। आप सोचिए कि इतनी बड़ी आबादी को यदि जीएसटी नहीं आया होता, हम कंज्यूमिंग स्टेट हैं, हम प्रोडक्टिंग स्टेट नहीं है, प्रोड्यूस हम नहीं करते, फैक्ट्री हमारे यहां नहीं है, लेकिन यदि एक बोतल भी बिक रहा है तो बिहारियों का एक एक बिहारी भारत के अर्थव्यवस्था में पैसा दे रहा है। ये बड़ी बात है। इसलिए हमारा ये मानना है कि अब बिहार बढ़ेगा, समृद्ध होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार भी आगे जरूर मजबूती से बढ़ेगा। चलिए, हम सबकी शुभकामनाएं, और हम लोग खुद चाहते हैं बिहारी होने के कारण कि बिहार आगे बढ़े। बड़ी सालों से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। 2 चीजें हैं जो झटका लगा रही हैं सम्राट भाई। एक तो पहला झटका है, पुल लगातार गिर जाते हैं। अब चलो पहले के पुल बने हुए हैं, लेकिन पुल का गिरना एक संदेश नहीं जाता है पूरे देश में, दुनिया में, कि बिहार में इतने पुल क्यों गिर रहे हैं। देखिए, इतना डिजिटल है, ये डिजिटल का परिणाम कुछ सुखद भी होते हैं, कुछ अनुभव खट्टे भी होते हैं। आज जितने व्यक्ति हैं उससे अधिक हमारे यहाँ मोबाइल है। लगभग 100 करोड़ से अधिक मोबाइल पूरे देश में है। कहीं पर कोई पुल गिरता हुआ दिखता है, ये अच्छा भी है, क्रिस्टल क्लियर है। कोई मैकेनिज्म यदि हमारा गड़बड़ है तो उसको सुधारने का मौका मिल रहा है। लेकिन आप सोचिए कि जिस प्रदेश में लगभग 60,000 पुल हो, वहां यदि 60 पुल भी नहीं गिरे हो तो ये तो मेरे लिए अचीवमेंट है। कुछ गलतियां हमारे इंजीनियर ने किया, उसके लिए कार्रवाई चल रही है, लेकिन 60,000 पुल एक बार तो बने नहीं है, पिछले 50 वर्षों में बने हैं। सख्त कार्रवाई करके संदेश तो दिया जा सकता है। एकदम नहीं, कार्रवाई भी हो रही है, और अच्छा हुआ मीडिया ने हमारा आंख भी खोला है कि हम पुल के लिए मेंटेनेंस पॉलिसी लाए। अभी मैं जिस बैठक से आ रहा हूं, उस बैठक में भी मैंने अभी सभी माननीय विधायक सांसद को आग्रह किया कि 5-5 नए पुल दीजिए आप। तो आप सोचिए कि हम अगले वित्तीय वर्ष के अंदर, 1 साल के अंदर, हम लगभग फिर 2000 पुल बनाने जा रहे हैं। तो ये मैकेनिज्म और कुछ इंजीनियर्स के गलती के चलते, या हमारे जो नॉर्थ बिहार में जो नदियां हैं उसके कोर्स बदलने के चलते भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। अब जैसे बकरा नदी पर पहला पुल गिरा था अररिया जिले में, याद होगा आपको, तो वो कोर्स ही उसने बदल लिया। नदी बह रही थी पटना से बख्तियारपुर, और वो नदी घूमकर पटना से नालंदा रूट पे चली गई। तो रूट जब बदल लिया तो जो पहले से एग्जिस्टिंग पुल थे उस मानक के नहीं बने थे कि जो एक बड़ी नदी के ऊपर होना चाहिए। RWD 100 मीटर के अंदर के पुल बनाते हैं, और 100 मीटर से जो बड़ा पुल होता है वो हम PWD के मानक के हिसाब से बनाते हैं, जो रिच होता है। तो आप समझिए कि आसमान और जमीन का फर्क है। RWD का पुल हम बनाएंगे 100 मीटर के अंदर, वो पुल हमारा 40 से 50 लाख 1 करोड़ के अंदर आ जाएगा। लेकिन वही जब मानक हम प्रयोग करेंगे PWD में, तो वो 4 से 5 करोड़ के हो जाएंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि 1999 में मैं मंत्री था, और 2 जिले को मिलाकर, बांका और भागलपुर के जिले में, दोनों जिले को मिलाकर एक नदी बहती है, बड़ुआ नदी। वहां पर एक हम लोग के यहाँ
एक धार्मिक स्थल है टिल्डिया माता का। वहां पर हम लोग नदी पार करके जाते थे। मेरे पिताजी वहां से विधायक थे, मैं तो गंगा के इस पार परबत्ता से विधायक था। वहां से मेरे पिताजी विधायक थे। मैंने उनसे 1 लाख रुपया आग्रह करके विधायक कोटे का लिया, और बांका जिला से 5 लाख रुपया लिया, और मुंगेर जिले से 5 लाख रुपया लिया। 11 लाख में वो पुल बनाया, आज भी एग्जिस्टिंग वो पुल है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसी के बगल में एक पीडब्ल्यूडी ने उसी समय पुल बनाया, वो पुल का कॉस्ट था 63 लाख, 6 टाइम्स अधिक। तो देखिए आरडब्ल्यूडी, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्षेत्रफल है बहुत छोटा है, इसी में घनत्व तो बहुत बड़ी आबादी रहती है, तो ये प्रॉब्लम्स है। ऐसा ही नहीं है कि मैं इससे डिफर कर रहा हूँ, ये चिंता का विषय है। लेकिन मैंने ये कहा कि 10-12 पुल गिरना ये बिहार का मानक नहीं है। बिहार तो क्वालिटी देने वाला स्टेट है। आज यूपीएससी का परीक्षा होता है, सबसे ज्यादा कहाँ के बच्चे पढ़ते हुए आपको दिखाई देते हैं? यही बिहार यूपी के बच्चे सबसे अधिक यूपीएससी पास करते हैं। इसका मतलब क्वालिटी है। क्वालिटी है तो हम बिहार को भी बदलेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। लेकिन नेता विपक्ष हैं लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, हर हफ्ते अपने सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। वो जारी करते हैं सरकार के क्राइम बुलेटिन करके कि इतना क्राइम बढ़ गया, इतना क्राइम बढ़ गया है। देखिए नेता तेजस्वी जी आप लोगों को ये नसीहत दे रहे हैं क्राइम को लेकर। नहीं, ये तो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लालू जी का परिवार ये समझाए हमको कि अपराध क्या होता है। जो ऑर्गेनाइज क्राइम था वो लालू जी के घर से चलता था, गुंडागर्दी लालू जी के परिवार से चलता था। उनके घर में शादी होती थी तो किसी भी शोरूम से गाड़ी उठाकर लेके चले आते। बिहार का प्राधिकरण का मतलब था लालू प्रसाद जी का परिवार। वो समझा नहीं सकता है। बिहार की जनता जानती है। मैंडेट आपने देखा, बिहार की जनता ने पिछले चुनाव में कितना भी बोलते रहे लालू जी का परिवार, 75% मार्क्स एनडीए के लोगों को दिया। लेकिन इससे अधिक करने हैं हमको, ये मैं मानता हूं, और अच्छे करने की जरूरत है। रूल ऑफ लॉ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में खड़े हुए हैं, इसको और मजबूती से कड़ाई करने की जरूरत है, इसमें कहीं दो मत। इसलिए हम लोगों ने 3 तरह के माफिया पे कार्रवाई शुरू किया है, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया। और तीनों पे आप देखते होंगे, प्रत्येक दिन आप प्रेस मीडिया के माध्यम से देखते होंगे कि बालू से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चल रहा है। शराब माफिया जो नए उत्पन्न हुए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और जमीन के लिए सर्वे का काम राजा टोडरमल ने भी बिहार में सर्वे नहीं करा पाए थे। मैं तो जिस इलाके से आता हूं उसका नाम ही फड़किया है। अब तो लोगों ने गिनना शुरू कर दिया कि नीतीश सरकार के गिरने का कारण यही लैंड रिकॉर्ड सर्वे हो। नहीं, एकदम कोई चीज क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये जमीन यदि ताज ग्रुप के हैं तो ये ताज का ही होना चाहिए ना, इसमें मेरा कब्जा कैसे हो सकता है? सर्वे आज कराइए, कल कराइए, 20 साल बाद कराइए। हो सकता है कुछ लोगों को पीड़ा हो सकती है, इसमें कहीं दो मत। कोई बाहर है उसको चिंता है, इसलिए हम लोगों ने इसका टाइम बढ़ाया। हम लोगों ने कहा कि हम 180 दिन देंगे उनको, 6 महीने तक पूरी तरह कागज खोजिए। खोजना तो पड़ेगा। आप यदि जमीन का कागज नहीं देंगे तो ये तो न्याय नहीं हुआ ना। उनके साथ क्या हो जो सालों से 2, 4, 5 पीढ़ियों से जिनके पास कागज ही नहीं हो। लेकिन देखिए उसके लिए सरकार सेटल करेगी। सरकार ये देखती है हम पर्चा किसको देते हैं। पर्चा उन व्यक्ति को देते हैं जो आर्थिक रूप से गरीब हो, जो इसके पास जमीन घर बनाने के लिए भी नहीं हो, उसको हम पर्चा देते हैं। वैसा कई गांव है। मेरा खुद का गांव, मैं बता रहा हूं, मेरे पूरे गांव में लगभग 20,000 की आबादी है और 20,000 में 80% लोग के कागज नहीं है। तो सर्वे होगा तब तो पता चलेगा कि इनको जमीन देने की जरूरत है कि नहीं। कोई अमीर आदमी है उसको क्यों घर दूंगा, क्यों जमीन दूंगा? सरकार ये काम नहीं करती है। सरकार लोग के कल्याण की बात करती है।
हम कल्याण चाहते हैं, हम जनता में डिस्प्यूट खत्म हो। आप समझ लीजिए कि बिहार के जो डिस्प्यूट है 70% डिस्प्यूट लैंड डिस्प्यूट है। कुछ लोगों ने जमीन कब्जा करके रखा है, कब्जा तो मुक्त कराना की चीज है, कराना ही पड़ेगा। कोई हमारे यहां सीलिंग एक्ट के बाद 37 एकड़ से अधिक का मालिक नहीं हो सकता है। कोई आदमी 1000 एकड़ का जमीन का मालिक कैसे हो सकता है? ये अनलॉफुल है, कोई लॉ ही नहीं है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां राजवाड़ा का कंसेप्ट नहीं है। यहां राजा कैसे हो सकता है? कोई गलतफहमी में है कि बिहार में हम राजा हैं तो वो गलतफहमी हटा ले। श्री बाबू ने 1955 में ही बिहार में राजवाड़ा शब्द हटा दिया। हम सारे जो ऐसे संपत्ति होंगे जिसके कोई मालिक नहीं है, सरकार मालिक होगा या गरीब मालिक होगा, गरीबों को जमीन देंगे। आप तो वित्त मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, आपने भी बात की शराब माफिया पर कार्रवाई की, लेकिन एक बहुत बड़ा कारोबार जो ब्लैक मार्केट का है शराब का बिहार में फ्लोरिश कर रहा है। हरियाणा से ट्रक्स आ रहे हैं, देखिए ये पकड़े जा रहे हैं। पैसे का मामला नहीं है, ये सेंटिमेंट का मामला है। और बापू ने सपना देखा था इस नशा मुक्ति को पूरे भारत से मुक्त करने का। अब इसका लॉस है, फायदा है, ये इस सब्जेक्ट पे मैं जाऊंगा ही नहीं। नीतीश कुमार जी के 18 साल के शासन काल में यदि कोई ऐतिहासिक काम है तो वो शराबबंदी है, मेरा स्पष्ट मानना है। वित्त मंत्री को रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा है? ये मैंने कहा ये सेंटिमेंट का मामला है। यहाँ दिल का मामला हो तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सम्राट जी, एक जन स्वराज पार्टी बनी है, बहुत बड़ा ऐलान हुआ, काफी लोग आए और उसके संस्थापक जी उन्होंने कहा है कि ये शराबबंदी खत्म करेंगे बिहार से। ये उनका, देखिए जिस व्यक्ति का फोटो लगाकर उन्होंने पार्टी की स्थापना किया, क्या महात्मा गांधी जी से सहमत हैं? सहमत है तो कोई बात नहीं। बापू ही सहमत नहीं है कि हम शराब बेचकर आमदनी लें, तो फिर बात कहां से उठती है? मैंने शुरू में ही कहा यह दिल का बात है, यह सेंटीमेंट से बातें हुई है। जनता की भावनाओं का कद्र नीतीश कुमार जी ने किया। यह कठिन निर्णय है, इसमें कहां दो मत। मैं जानता हूं आप जो बोल रहे हैं 30,000 करोड़ रुपया बिहार के रेवेन्यू को छोड़ना, यह चैलेंजिंग बात है। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि बिहार को कोई आर्थिक रूप से कमी नहीं है, भरपाई हो रही है, हम काम कर रहे हैं। और मैंने तो धन्यवाद दिया मोदी जी को कि कोई पहला प्रधानमंत्री है जिसने हमारी आबादी का सम्मान किया। हम 14 करोड़ बिहारी गर्व से कह सकते हैं कि इस पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को खड़ा करने में हमारा पूरा योगदान है। पहले नहीं कह सकते थे। बिहार बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। एकदम, अब तो यही है ही। बिहार नहीं बढ़ा तो देश बीमारू होगा। देश तभी बढ़ेगा जबकि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी तो मेरा छोटा है लेकिन ग्रोथ रेट हमारा डबल डिजिट में रहता है, देश में कोई प्रदेश नहीं रहता। यह बात सही है क्योंकि 15 साल कुछ हुआ ही नहीं। अब तो एक एनडीए बच गया है सम्राट जी, एक यूपीए महागठबंधन था, अब तीसरा जो जन स्वराज घुस गया यहाँ पे, आप कहां से इनको कंपटीशन मान रहे हैं? देखिए एजेंडा ही नहीं है। स्वाभाविक है कि आपको लगता होगा सपना दिखाना आसान होता है, जनता के बीच में जाकर काम करना कठिन होता है। और मैं एक चीज से बहुत डिफर करता हूं कि बिहार की जनता और यह देश की जनता बहुत चीजों को सोच समझकर वोट करती है, सिर्फ एक चीजों को सोच के नहीं करती। इस तरह के अभियान से उत्पन्न नेताओं की स्थिति को भी देश ने देखा है। दिल्ली का क्या हाल है पूरा देश देख रहा है। यह शॉर्ट टर्म मेमोरी का मामला है, यह शॉर्ट टर्म के लिए पॉलिटिशियंस खड़े हैं। कोई व्यक्ति 50 साल से, कोई व्यक्ति 60 साल से बिहार की राजनीति में काम करके जनता का भलाई कर रहा है और धीरे धीरे, अचानक ग्रोथ नहीं हो सकते। संपूर्ण विकास, आप समझिए हम ही बिहार थे जिसने गोल्डन एरा दिया, हम ही बिहार थे जिसने एशिया का सबसे बड़ा, एशिया
का कॉलोनी कंकड़बाग दिया था। हम ही बिहार थे जहां पहला अंडरग्राउंड वायरिंग बेली रोड पे हुआ। हम थे, क्यों पीछे छूट गए? यही तो प्रश्न है। इसलिए छूटे कि बीच में एकदम खालीपन आ गया। और मैं ये भी कह सकता हूं कि आदरणीय श्री बाबू के बाद कुछ दिनों तक कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग का बड़ा काम किया। उसके बाद तो नीतीश कुमार ही एक इकलौते मुख्यमंत्री है जिसने काम किया। और एक नाम बताइए पूरे प्रदेश में श्री बाबू के बाद जिसने काम भी किया हो, क्योंकि सत्ता का केंद्र ही 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हुआ करता था। और एक 15 साल आया जिसमें 7.5 साल पति और पत्नी दोनों रहे, तो उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, ब्लैंक छोड़ दिया। सम्राट जी, तो इसमें अब कोई चिंता करने की बात नहीं है, ना कार्यकर्ताओं को, ना जनता को, ना वोटर को, कि नहीं, चिंता तो कर रही है। सीटें कम हो या ज्यादा हो, नेता आप लोगों के नीतीश कुमार ही रहेंगे, दोनों पार्टियां। ये कंफ्यूजन ना प्रश्न है ना बात उठी है, इस पे क्यों चिंता करना है? देखिए, जो कंफर्टेबल बिहार को कंफर्टेबल की ओर ले जाए वैसा नेतृत्व चलते रहना चाहिए। तो आप कितना चैलेंज मान रहे हैं सर महागठबंधन को? ना मैं पहले मानता था, ना आज यात्रा पर निकल चुके हैं लोगों को। नहीं, अच्छी बात उसके है, बाद जनता के बीच जाना चाहिए। उसके बाद लंदन में जाएंगे। नहीं, विरोधी दल के नेता, यही तो देश का दुर्भाग्य है कि सत्ता पक्ष वाला कोई विदेश घूमता तो एक बात होती। इस सब विरोधी दल का नेता ही आजकल देश में विदेश घूम रहा है। अब भाई 5 दिन मेहनत करता है, 10 दिन घूमने जाता है, तो ये चिंता का विषय है। सम्राट जी, अब हमारे बीच आप हैं, लेकिन एक चीज आपकी बड़ी फेमस है, आप ऐसी बेबाक बोलते हैं कि एकदम जो आप जिनके ऊपर आपने बोला वो हिल जाता है एकदम। आपने एक विपक्ष के बड़े नेता विपक्ष लोकसभा ने दाढ़ी बढ़ाई तो आपने उनके बारे में एक ऐसा नाम ले लिया जो पूरी कांग्रेस पार्टी आग बबूला हो गई। क्या फर्क पड़ता है? आप देखिए, मैं कांग्रेस को पूरी तरह जानता हूं। इस देश में 75 वर्ष से अधिक आजादी के हो गए। 55 वर्षों तक एक पार्टी ने शासन किया। आज यदि दुनिया के मानक पर हम खड़े नहीं हैं तो उसका दोषी सिर्फ एक पार्टी है। दुनिया के सुपर पावर नहीं है तो एक परिवार दोषी है। दुनिया में यदि हम टॉप 5 नहीं है तो उसके लिए भी दोषी एक परिवार है, एक पार्टी है। तो हम उसको माफ कैसे कर सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता है। जिस तरह बिहार में 15 साल राज करने के बाद भी लालू जी कहते हैं कि हमको सत्ता दीजिए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है बिहार के लिए? लालू जी लौट के आ जाए। चिंता यह करनी है, वैसे लोगों को तो कभी माफ नहीं करना चाहिए जिसने बिहार के लोगों के साथ या देश के लोगों के साथ अन्याय किया हो। सम्राट जी, चिंता का विषय तो आरजेडी के लिए भी, उनको काफी गठबंधन करने, लड़ाई लड़नी है। एक अगर बिहार में भी बाढ़ को लेकर काफी हेडलाइन बना हुआ है। बिहार में बाढ़, अक्टूबर नवरात्रों के समय कुछ इलाकों में भयंकर बाढ़ है। अब राहत में कोई कष्ट तो नहीं है, ना फाइनेंस का कष्ट है, राहत बंटवारे में कोई कष्ट है। मैंने तो शुरू में ही कहा कि इतने बड़े स्तर पर पानी आया, 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े गए नेपाल से। ये हमने नहीं लाया, ये नेपाल ने भेजा है, विदेशी ताकतों के द्वारा भेजा गया। अब आप सोचिए, इसके बावजूद जहां हम 2 लाख क्यूसेक पानी नहीं एब्जॉर्ब कर पाते थे बिहार में, हमने 3 गुना पावर बढ़ाया और आगे और बढ़ाना चाहते हैं। अभी 5 हाई लेवल डैम हम बनाएंगे तो हम एकदम एश्योर करते हैं बिहार की जनता को कि आगे के दिनों में यदि 10 लाख क्यूसेक पानी भी नेपाल छोड़ेगा तो हमारे किसी भी गांव में पानी नहीं जाएगा। सम्राट जी, एक चीज और चिंता का विषय है कि कुछ चिंताएं आपके गठबंधन के सहयोगी हैं, चिराग पासवान जी लोकसभा, उन्होंने कई चिंताएं बार बार कभी लेटरल एंट्री पे अपनी चिंता जाहिर कर देते हैं, कभी किसी और मुद्दे पे अपनी चिंता जाहिर कर देते हैं, आरक्षण को लेके। तो इससे कुछ खटपट होती है गठबंधन में, या आप लोग कुछ बैकफुट पे जाना पड़ता है बीजेपी को मुख्य पार्टी होने के नाते? देखिए, हम आरक्षण के समर्थक हैं और आगे भी रहेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण के विरोधी नहीं हो सकते, हम उनके समर्थक हैं। और आप सोचिए तो, इस देश में यदि
आज मोदी जी के एजेंडे पर सब पूजा करने लगा, मंदिर जाने लगा, तो एजेंडा हिट। भाजपा का एजेंडा और सोशलिस्टों का एजेंडा था इस देश में गरीबों को न्याय मिले। आज यदि कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी का पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को विरोध करने के लिए कहा, इंदिरा गांधी जी ने विरोध किया, राजीव गांधी जी ने विरोध किया, सोनिया गांधी जी ने विरोध किया, यदि उनका पोता बेटा राहुल गांधी समर्थन में खड़ा है तो इसका मतलब हमारा एजेंडा हिट है। हम देश के लोगों को आरक्षण भी दे सकते हैं और उनको पढ़ाकर आगे भी ला सकते हैं। वो तो यहाँ तक आवाज उठाने लगे हैं कि वित्त मंत्रालय में ये जो जिसने बजट बनाया उसमें कोई दलित ओबीसी था कि बेचारा नहीं। को पता नहीं है ना, यही तो दिक्कत है कि कोई 55 साल का नौजवान जो उसको बालक ही समझा जाए। अब ये समझिए कि यदि कोई मंडल कमीशन 1990 में लागू हुआ, इस देश में आरक्षण लागू हुआ अति पिछड़ों को, यदि ये आरक्षण 1960 में लागू हुआ होता तो हमारे ओबीसी के वर्ग के लोग कम से कम 27% सेक्रेटरी होते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो आप सोचिए कि उनके दादा, उनकी दादी, उनके पिताजी का पाप हम ढो रहे हैं। मैं नेशनल मीडिया पे कह रहा हूं कि कांग्रेस का पाप हम ढो रहे हैं। आज यदि देश में ओबीसी का बेटा, दलित का बेटा यदि देश में सेक्रेटरी नहीं है तो इसका पाप किसको होगा? इसका पाप सीधा कांग्रेस को है, किसी और को नहीं हो सकता, क्योंकि आपने कानून बनाया नहीं। मंडल कमीशन लागू हुआ तो बीपी सिंह जी के पास 143 सांसद हुआ करते थे और 197 सांसद कांग्रेस पार्टी के पास। हमारे पास तो 84 सांसद सरदे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में था। हमने समर्थन दिया तो देश में मंडल आया, और मंडल के बाद यदि समाज में झगड़े शुरू हुए तो हमने कमंडल भी लाया। मंडल भी हम समर्थक हैं और कमंडल के भी समर्थक। लेकिन वही तो मैं पूछ रहा था कि गठबंधन के सहयोगी को थोड़ा तो पार्टी फोरम में बात रखनी चाहिए। पब्लिक फोरम में बोलने से ऐसा नहीं लगता है? सबकी अपनी अपनी पार्टी है भाई साहब, अपने अपने विचार रखने हैं। ये लोकतंत्र वाला देश है, इस लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता है। हम भारत को श्रेष्ठ करने निकले हैं, इसमें जो हमारे साथ हैं उनका स्वागत है, जो नहीं है उनका भी स्वागत है। जन स्वराज पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि काफी प्रोपोगंडा किया है, काफी भीड़ जुटाई। देखिए, क्योंकि पहले ये मोदी जी के साथ थे, फिर नीतीश जी के साथ आए, अब इंडिपेंडेंट हो गए। देखिए, राजनीतिक तौर पर समझिए, बिहार में आर्थिक रूप से कोई विधायक सांसद नहीं बन सकता है, और किसी पार्टी के द्वारा यह भी नहीं कहा जा सकता है कि 100% राशि मैं ही दूंगा चुनाव लड़ने की। कोई पार्टी बोल रहा है तो यह चिंता का विषय है। ये तो देखना चाहिए न्यायालय को कि इस तरह कैसे कोई बोल सकता है कि भाई हम पैसा देंगे। आप कहां से दोगे भाई? आप तो गरीब डॉक्टर के बेटा हो, आप कहां से पैसा लाए? कोई किसान का बेटा है, कोई इंजीनियर का बेटा है। अरे तो पैसा तो भ्रष्टाचार से ही आ सकता है, तो कहीं ना कहीं कोई भ्रष्टाचार करेगा तभी पैसा आएगा। मैं तो इतने लंबे समय से चुनाव लड़ रहा हूं, चुनाव इतना आसान नहीं है, और सिर्फ पैसे के बल पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। आपने कहा था कि आरजेडी के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, उनके वोटरों के लिए नहीं, उनके लिए, उनके वोटर पर मैं नहीं कहता हूं। लालू प्रसाद जी के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के सिद्धांत में कोई भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं। ये तो भगवान का किस्मत है कि 1997 में लालू जी, जबकि लॉ के स्टूडेंट थे, लॉ पढ़कर वो आए थे, तो केजरीवाल के तरह यदि उनको भी पता होता कि हम मुख्यमंत्री जेल में रह के मुख्यमंत्री रह सकते हैं, तब बिहार का क्या हाल हुआ होता, आप सोच सकते हैं। सम्राट जी, आखिरी सवाल। अब लालू जी के भ्रष्टाचार की तो बात हो गई, अब चुनाव में है, उल्टी गिनती अब शुरू हो ही चुकी है अगले साल के लिए। क्या उम्मीदें देख रहे हैं पूरे गठबंधन के लिए, और महागठबंधन को कहीं टक्कर में मान रहे हैं कि नहीं आप लोग?
देखिए, आपको ये लगेगा कि मैं अतोशक्ति में बोल रहा हूं, बड़ा स्पष्ट है। बिहार के लिए जो करेगा वही चुनाव जीत कर आएगा। जिसने किया ही नहीं, 15 साल तक बिहार को बैठाया हो, उसकी तो चर्चा भी जनता नहीं करेगी। वो कितना भी गठबंधन जातीय आधारित बना ले, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता, मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत होशियार है। बिहार की जनता जानती है बिहार किस ट्रैक पे चल रहा है। बिहार उस ट्रैक पे चल चुका है। बिहार समृद्धि की ओर जाएगा, आर्थिक रूप से विकास की ओर जाएगा। बिहार आगे खड़ा हो और देश श्रेष्ठ होगा तो बिहार अपना योगदान देकर बिहार भी श्रेष्ठ होगा, ये मेरा मानना है। शुभकामनाएं हमारी नवरात्रों के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। सम्राट जी, कृपया आप मंच पर कुछ पल के लिए और बने रहे। मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया न्यूज 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल मंच पर आएं और सम्राट जी को धन्यवाद दें।